संविधान से नाखुश हैं, जो संविधान को हमेशा हटाने की बात करते हैं, मिटाने की बात करते हैं, बदलने की बात करते हैं। यानी एक विचारधारा जो असंवैधानिक है, जो भारत के संविधान को नहीं मानती, लेकिन उसकी भी मजबूरी है कि जब तक ये संविधान है तब तक उसे भी संविधान के दायरे में ही रहना पड़ेगा। ये उसकी मजबूरी है। अगर उसको कल मौका मिल जाए तो वो कल हटा दे, लेकिन इतनी ताकत नहीं है उनके पास, इतनी पावर नहीं है कि वो एकाएक हटा सके। लेकिन वो काम तो कर रहे हैं, वो रातों दिन काम कर रहे हैं। इस संविधान को हटाने वाले, इसको खत्म करने वाले लोग, जो इस विचारधारा के लोग हैं, वो रातों दिन नए नए तरीके निकालते हैं, नए नए नुस्खे निकालते हैं, नए नए प्रोग्राम बनाते हैं कि किसी तरीके से इसको कमजोर किया जाए, इस समाज को कमजोर किया जाए। जो समाज इस संविधान के बल पर ऐंठता है, फूलता है और इस संविधान के अधिकारों को प्राप्त करके उसने बहुत सारी चीजें प्राप्त कर ली हैं, उस समाज को दबाया जाए, उसका आधार ये है कि जब तक भारत का संविधान भारत में उपस्थित है तब तक भारत को कोई विचारधारा गुलाम नहीं बना सकती, कोई भी ताकत। तो एक विचारधारा जो आप सब लोग जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम भारत के सभी लोगों के लिए है, न कि एससी वर्ग, बल्कि भारत में रहने वाला हर एक नागरिक। हमारा ये अभियान, हमारा ये प्रोग्राम भारत में रहने वाले हर एक नागरिक के लिए है कि हर एक नागरिक को बंधुत्व की भावना समझनी चाहिए, मानवता अपनाना चाहिए, मानव मानव एक समान वाली विचारधारा पे चलना चाहिए। वो कोई भी हो, किसी को, जिसको नागरिकता मिली है भारत में, किसी को अधिकार नहीं है कि कोई किसी को भारत से निकालने की बात करे। ये अधिकार किसी के पास नहीं है, क्योंकि संविधान में हर एक नागरिक को, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, हर एक नागरिक को नागरिकता प्राप्त हुई है, भारत में रहने का अधिकार प्राप्त हुआ है। और जो अधिकार सबसे निम्न वर्ग के पास, निम्न व्यक्ति के पास है, वही अधिकार सबसे उच्च व्यक्ति के पास है। जो कर्तव्य सबसे निम्न व्यक्ति का है, वही कर्तव्य सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति का है। यानी अधिकार और कर्तव्य हर नागरिक के समान है, हर नागरिक बराबर की दृष्टि से संविधान की नजर में देखा जाता है। इसलिए हमारा ये अभियान भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए है, प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने के लिए है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा व्यक्ति किस जाति का है, हमें केवल इतना जानकारी है, हम इतना ज्ञान रखते हैं कि आप भारत के नागरिक हैं, इसलिए भारत के संविधान के अंतर्गत आपको रहना चाहिए, भारत के संविधान को आपको मानना चाहिए। तो साथियों, मैं कुछ मोटी मोटी कुछ अनुच्छेद आपको बताना चाहूंगा और फिर आग्रह ये करना चाहूंगा कि हमारे ही पुरखों ने कहा था, एक कहावत कही थी कि जब से जागो तभी सवेरा। ठीक है, आज तक ना तो हमें स्कूलों में पढ़ाया गया संविधान को, ना तो सरकार की तरफ से ऐसा कोई अभियान चलाया गया, ऐसा कोई प्रोग्राम बनाया गया कि भारत के लोगों को संविधान के लिए जागरूक किया जाए, संविधान को पढ़ने समझने के लिए प्रेरित किया जाए। सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया। ना तो सामाजिक, अब कुछ हमारे सामाजिक संगठन संविधान की बात करने लगे, संविधान की जागरूकता फैलाने लगे, नहीं तो इससे पहले कोई राजनीतिक पार्टी, कोई सामाजिक संगठन संविधान की बातें नहीं करते थे, कोई नहीं करते थे। अभी हम जैसे जो सामाजिक चिंतक लोग हैं, जो संविधान की चिंता रखते हैं, देश की चिंता रखते हैं,
वो संगठन संविधान की बात करने लगे हैं, संविधान का प्रचार प्रसार करने लगे हैं। हम ये चाहते हैं कि हर राजनीतिक पार्टी, हर सामाजिक संगठन संविधान की बात करे, हर नेता संविधान के अंतर्गत चले। तो साथियों, संविधान का भाग 1 का अनुच्छेद 1 शुरू से ले चलता हूं। भाग 1 का अनुच्छेद 1, इंडिया दैट इज भारत राज्यों का संघ होगा। हिंदी में कहेंगे भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यानी जिस देश का ये संविधान है उस देश का नाम अनुच्छेद 1 में रखा गया। क्या नाम रखा गया? भारत अर्थात इंडिया। यानी भारत और इंडिया हमारे देश का नाम है। हम जब भी अपने देश का नाम लें, भारत कहें या इंडिया कहें, दूसरा कोई नाम ना बुलाएं। अगर हम कोई और नाम बुलाते हैं तो अनुच्छेद 1 का उल्लंघन होगा, संविधान का अपमान होगा। लेकिन चलन में क्या है? चलन में एक नाम बहुत जोर शोर से है, जाने अनजाने में हम लोग भी उस नाम का उच्चारण करते हैं। कौन सा नाम है बाबूजी? ना, अभी वर्तमान में चलन में है हिंदुस्तान। चलन में बहुत तेजी से है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान मीडिया वाले, सरकार वाले, राजनीति वाले हिंदुस्तान का बड़े जोर शोर से जाप करते हैं, प्रचार करते हैं। और जाने अनजाने में, अब चूंकि हमको जानकारी नहीं है कि हमें हिंदुस्तान बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, तो जाने अनजाने में जो बात हम मीडिया से सुनते हैं, सोशल मीडिया पे सुनते हैं, नेताओं से सुनते हैं, तो वही नाम हम भी रटने लगते हैं, जाप करने लगते हैं, हिंदुस्तान हिंदुस्तान करने लगते हैं। तो साथियों, ये एक षड्यंत्र है जो शुरू किया गया है। हिंदुस्तान हिंदुस्तान कह के वो लोग, ये उन लोगों का षड्यंत्र है जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जो लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं वो लोग हिंदुस्तान नाम का प्रचार करते हैं, ताकि जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग, क्या हुआ? अरे साइकिल है, कोई नहीं, बैठे रहिए आप लोग, बैठिए, आप लोग बैठिए। वहां क्या करोगे? बैठिए। तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए, कौन सी? कि हम भूल से भी हमारी जबान पर हिंदुस्तान शब्द नहीं आना चाहिए। जब भी हम अपने देश का नाम लें तो या तो भारत कहें या इंडिया कहें। अगर हम हिंदुस्तान कहेंगे तो संविधान का अपमान होगा, और संविधान का अपमान होगा तो हमारे परम पूज्य बाबा साहब का अपमान होगा। अनुच्छेद 1 की बात हो गई। अब मैं अनुच्छेद भाग 2 के भी आपको ले चलता हूं। भाग 2 में हमें नागरिकता दी गई है। नागरिकता बताई गई है अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक। भारत में किसको किसको नागरिकता दी जाएगी और किस प्रकार से दी जाएगी और किसको नहीं दी जाएगी, ये बताया गया है। संविधान बनने से 5 वर्ष पहले से जो भारत में निवास करता था उसे भारत का नागरिक समझा गया। संविधान बनने के बाद कोई व्यक्ति यदि विदेश से भारत के नागरिक बनना चाहते हैं, विदेश से भारत में रहना चाहते हैं, संविधान बनने के बाद आना चाहते हैं, तो उनको नागरिकता देने का प्रावधान बनाया गया है। लेकिन किस तरीके से? यदि उनके माता या पिता
में से कोई एक कभी भारत में रहे हैं तो उनको भारत की नागरिकता दी जा सकती है, या उनके दादा दादी या दादा या दादी में से कोई एक, या नाना नानी या नाना नानी में से कोई एक अगर कभी भारत में रहे हैं, भारत के नागरिक रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जा सकती है। अब ले चलते हैं भाग 3। भाग 3 नागरिकों के मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक नागरिकों के मौलिक अधिकार वो होते हैं, एक नागरिक को, एक मनुष्य को सम्मानजनक और संपन्नजनक, दो शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, सम्मानजनक और संपन्नजनक जीवन जीने में आसानी हो, सहयोग मिले, एक व्यक्ति सम्मानजनक संपन्नजनक जीवन यापन कर सके, उसके मौलिक अधिकार वो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक हैं, जिसमें मैं कुछ अनुच्छेद को आपको बताऊंगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, उसमें लिखा गया है सीधे सीधे कि अस्पृश्यता का अंत, यानी कोई भी नागरिक किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव, छुआछूत नहीं करेगा। कोई भी नागरिक सार्वजनिक स्थल पर, सार्वजनिक होटलों में, ढाबों में, रेस्टोरेंटों में जाकर के खाना खा सकता है, बराबर पे बैठ सकता है, सार्वजनिक नलकूपों से, कुओं से पानी ले सकता है, सार्वजनिक स्थानों पर आ जा सकता है। यानी कोई भी नागरिक किसी नागरिक के साथ छुआछूत जैसा भेदभाव नहीं करेगा। यदि कोई नागरिक ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये अनुच्छेद 17 में आपको प्राप्त हुआ। अनुच्छेद 19 की बात करना चाहूंगा। अनुच्छेद 19 की बात करना चाहूंगा। आज मैं आपके बीच में खड़ा होकर के बोल रहा हूं तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत बोल रहा हूं। अनुच्छेद 19 में हमको क्या क्या अधिकार प्राप्त हुए? विचार रखने का अधिकार, अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अधिकार, संघ संस्था एनजीओ बनाने का अधिकार, किसी भी प्रकार का रोजगार करने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार, भारत में, पूरे भारत में घूमने का अधिकार, भारत में किसी भी राज्य में, किसी भी स्थान पर, किसी भी जिले में अगर हमें कोई जगह पसंद आ जाती है, कोई शहर पसंद आ जाता है कि हमें यहाँ रहना है, तो ये हमें अधिकार है कि वहाँ जमीन खरीद करके हम मकान बना सकते हैं। ये सारे के सारे अधिकार हमको अनुच्छेद 19 से प्राप्त हुए हैं। आज जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का काम करेगी सरकार, यानी राज्य। ये हमें अधिकार मिला अनुच्छेद 21A से, यानी वो चाहे रामलाल श्यामलाल घसीटे रज्जाक का बेटा हो, वो चाहे अंबानी टाटा अडानी का बेटा हो, 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का काम करेगी सरकार। ये सरकार को जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन जमीन पे हम कुछ अलग देखते हैं। प्राइवेट जैसी कोई व्यवस्था संविधान में नहीं है। सारी की सारी चीजें सरकारी हैं, यानी जनता की संपत्ति, पब्लिक प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा है, जमीन में उल्टा चल रहा है। यहाँ यानी यहाँ भी अनुच्छेद 21A का उल्लंघन हो रहा है। अब मैं बात करना चाहूंगा भाग 4 की, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत।
जो अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक हैं, वो सारे अधिकार उसमें निहित हैं। जो एक यानी आप इस तरीके से समझिए कि अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक ये सारे के सारे अनुच्छेद नागरिकों के जीवन के कल्याण के लिए सारी सुविधाएं मुहैया कराते, सारी सुविधाएं, यानी शिक्षा देते हैं, अस्पृश्यता कांत देते हैं, सम्मानजनक। बाबूजी केवल आप 10-5 मिनट हमको सुन लें, क्या जाता है। अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक ये सारे के सारे अनुच्छेद नागरिकों के संपन्न और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए ये सारे अनुच्छेद सारी चीजें मुहैया कराती हैं। वैसे तो सारे अनुच्छेद 1 से लेकर के 395 तक सारे के सारे अनुच्छेद एक से एक अनुच्छेद हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं मनुष्य एक नागरिक के जीवन को, तो वो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक प्रभावित करते हैं सबसे ज्यादा। सम्मानजनक काम का अधिकार, काम के बदले सम्मानजनक वेतन का अधिकार, 8 घंटे काम का अधिकार, सप्ताह में छुट्टी का अधिकार, महिलाओं के लिए वेतन का अधिकार, प्रसूति महिलाओं के लिए अलग अधिकार, बच्चों के लिए अलग अधिकार, नाबालिग बच्चों से काम न लिया जाए, ये भी उसमें है। अनुच्छेद 45 0 से लेकर के 6 वर्ष तक माता पिता का 1 रुपया बच्चे के पालन पोषण पर नहीं लगना चाहिए। 0 से लेकर के 6 वर्ष तक क्या क्या मिलता है? दवाई निःशुल्क, बच्चे की देख रेख केवल माता पिता करेंगे, पालन पोषण माता पिता करेंगे। बच्चे के लिए पोषक आहार सरकार देगी। बच्चा जब 2.5 वर्ष का हो जाएगा तो प्रारंभिक शिक्षा में उसका प्रवेश किया जाएगा, जिसको हम आंगनबाड़ी बोलते हैं। वो उसी का रूप है, लेकिन उसको उस तरीके से नहीं बनाया गया जिस तरीके से संविधान के भावना के अनुसार होना चाहिए। बच्चा 2.5 वर्ष का जब हो जाएगा तो वो प्रारंभिक शिक्षा में जाएगा, वहां उसको पोषक आहार भी दिया जाएगा और उसकी प्रारंभिक शिक्षा शुरू कराई जाएगी। वो 6 वर्ष तक कराई जाएगी। 6 वर्ष के बाद बच्चा प्राथमिक विद्यालय में पहुंच जाएगा। उसके बाद 14 वर्ष तक यानी कक्षा 8 तक की पढ़ाई वो करेगा। यानी 0 से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु तक 1 रुपया माता पिता का कहीं से नहीं लग रहा है संविधान के अनुसार। लेकिन यहाँ पे तो लाखों रुपया खर्च हो जाता है। इतनी ही उम्र में बच्चे के ऊपर 0 से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु में माता पिता का लाखों रुपया बच्चे पर खर्चा हो जाता है, जबकि 1 रुपया नहीं लगना चाहिए। वैसे तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन माता पिता के पास है तो वो अलग से बच्चों को खिलौने तमाम चीजें अपनी सुविधा के अनुसार दिलाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो नियम कहता है सार्वजनिक एक बच्चे पर जो भी मानक है खर्चे का, उसके मुताबिक 1 रुपया माता पिता का नहीं लगना चाहिए, न शिक्षा के नाम पे, न दवाई के नाम पे, न खाने के नाम पे पोषक आहार दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें संविधान देता है। लेकिन आज भी ना तो हमें काम की गारंटी है, ना तो हमें उस काम के दाम की गारंटी है, ना तो छुट्टी की गारंटी है, ना दवाई की गारंटी है, ना पढ़ाई की गारंटी है। यानी कमाई, पढ़ाई, दवाई किसी चीज की गारंटी नहीं है। और जबकि संविधान सारी गारंटी लेता है,
साथियों, भारत का संविधान भारत में जिस दिन संपूर्ण अनुपालन हो जाएगा, उसी दिन भारत के प्रत्येक नागरिक की प्रत्येक समस्या का अंत हो जाएगा। प्रत्येक समस्या का, यानी बच्चा हमारा कैसे पढ़ेगा, पढ़ लिख के क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, भविष्य उसका क्या होगा, ये माता पिता की चिंता है ही नहीं। ये चिंताएं तो संविधान लेके बैठा है। संविधान ये सारी चिंताएं लेता है, माता पिता को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बस जरूरत है तो काहे की, भारत के संविधान के अनुपालन की। भारत के संविधान संपूर्ण लागू हो जाए, भारत संविधानमय हो जाए, भारत के प्रत्येक नागरिक की सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। तो साथियों, क्या भारत के सभी नागरिकों की सभी समस्याओं का अंत होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर हम सब चाहते हैं कि हमारी समस्याओं का अंत होना चाहिए, तो हम सबसे पहले अपने कर्तव्य को निभाना पड़ेगा। एक नागरिक की हैसियत से, भारत के नागरिक होने के नाते, नागरिक की हैसियत से हमें अपने कर्तव्य को निभाना पड़ेगा। जो अलग से हमें कुछ नहीं सोचना, हमारे अधिकार और हमारे कर्तव्य दोनों बताए गए हैं संविधान में। भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। क्या लिखा गया है? भारत के समस्त नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे। ये बात हमारी गाड़ी में भी लिखी है, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य में। सामने नागरिकों का मौलिक अधिकार है, हमने लिखवा रखा है, आप पढ़ सकते हैं। संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। सबसे पहला कर्तव्य हम भारत के लोगों का यह है। सबसे पहला नाम दिया गया है किसका? संविधान का। भारत के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। और कर्तव्य कितने बताए गए हैं? खंड आ से लेकर के खंड ता तक आप लोग पढ़ेंगे, संपूर्ण जानकारी आपको होगी। मैं केवल एक ही जानकारी आपको अलग अलग काट के मैंने जानकारी दी है। जब सारी जानकारी मैं दे दूंगा तो आप क्या पढ़ोगे? इसलिए आपको अगर अपने महापुरुषों के प्रति सम्मान महापुरुषों को देना है, तो अलग अलग महापुरुषों को खोजने की जरूरत नहीं, अलग अलग उनको पढ़ने की जरूरत नहीं, अलग अलग उनको समझने की जरूरत नहीं। आप भारत के संविधान को सम्मान से, जैसे हमने अपने महापुरुषों की प्रतिमाएं अपने घरों पे लगा रखी हैं, हम महापुरुषों के प्रति सम्मान रखते हैं, उनको रोज नमन करते हैं, उनको रोज हम आदर सम्मान देते हैं। उसी प्रकार से अगर हम अपने संविधान को अपने घर ला करके, और जहां पे हमने स्वच्छ जगह बना रखी अपने घर में, हम अपने संविधान को संविधान का मंदिर बना करके अपने घर पे स्थापित करें और अपने परिवार के साथ, एक नहीं कि एक अकेला व्यक्ति पढ़ ले घर में तो जानो पूरे घर का कल्याण हो जाएगा, नहीं, पूरे परिवार को जानकारी होनी चाहिए। रोज शाम को 1 घंटे का टाइम निकाल करके आप अपने परिवार के साथ बैठिए, पूरे परिवार को बैठाइए, एक बच्चे से बोलिए वो पढ़े,
तेज तेज पढ़े, एक एक अनुच्छेद। दो बातें तो आपको रोज पढ़नी है। कौन कौन सी? उद्देशिका का पाठन रोज करना है, मूल कर्तव्य का पाठन रोज करना है, और न कि पाठन करना है बल्कि एक एक शब्द को समझना है, शब्द की भावना को समझना है। और ये दोनों पढ़ करके समझ करके फिर एक अनुच्छेद को रोज पढ़ना है, उसको समझना है, एक एक शब्द को समझना है। अगर हम इतना कार्य नियमित रूप में रोज शुरू कर देते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत जल्द हम संविधान के जानकार होंगे, संविधान की जानकारी रख लेंगे। और जिस दिन हमको अपने संविधान की जानकारी हो जाएगी उसी दिन हम वो निर्णय ले पाएंगे जिस निर्णय को लेने के लिए हमें संविधान में एक अधिकार मिला है, भाग 15 के अनुच्छेद 368 में। भाग 15 के अनुच्छेद 368 में हमें एक ऐसी ताकत मिली है जिस ताकत से बड़ी ताकत ही नहीं है पूरे देश में। कौन सी ताकत? मत की ताकत। मत की ताकत। जो मत की ताकत हमें प्राप्त है वो सबसे बड़ी ताकत है। हम उसका प्रयोग किस तरीके से करें ये हमें तब पता चलेगा जब हम संविधान को पढ़ लेंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे। तब हमें पता चलेगा कि हमें अपने मत का प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए। तो साथियों, आप सबसे हमारा यही आग्रह है कि हम सब अपने महापुरुषों को सम्मान देते हुए सर्वप्रथम अपने संविधान को सम्मान दें, क्योंकि यही वो पुस्तक है, यही वो ग्रंथ है जिसकी छत्र छाया में हम पल रहे हैं। जिस दिन ये पेड़ कट जाएगा, ये छाया खत्म हो जाएगी, उस दिन हमारे सर से छत चली जाएगी। इसलिए अपने महापुरुष को सम्मान देते हुए उनकी बात को मानिए। और उन्होंने कहा था कि जितना हमने आपको दे दिया है, अगर आप उसे बढ़ा ना सको तो आप उसे पीछे मत जाने देना। आप उतना जरूर बनाए रखना जितना हमने आपको दिया है। तो आपके परम पूज्य बाबा साहब ने आपको संविधान दिया है। आप अगर इस संविधान में कोई और काम ना कर सको तो ना सही, लेकिन जितना उन्होंने दिया है उसको आप बनाए रखो, बचाए रखो। अगर आप इसको बचाने में सफल न रह पाए तो आप जान लो आपके अधिकार, आपका जीवन, आपका भविष्य खतरे में है। आपको कोई नहीं बचा सकता, कोई दूसरी ताकत। आप भूल जाओ कि बाबा साहब पुनः आएंगे आपको बचाने। आप भूल जाओ कि आपके महापुरुष पुनः आएंगे, मान्यवर काशीराम साहब पुनः आएंगे आपको बचाने। आपको ही अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। जब उन्होंने आपको हथियार दे दिया, उन्होंने आपको अधिकार दे दिया, उन्होंने आपको कर्तव्य दे दिया, जब सारी चीजें उन्होंने आपको दे दिया, फिर भी आप अपने अधिकार को समझ ना पाओ, अपने कर्तव्य का निर्वाह ना कर पाओ, तो क्या गलती उनकी है? तो साथियों, अब पता नहीं, आइए 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 आइए, पता नहीं मैं कितना पहुंचा हूं आप तक, मेरी बात कितनी आप तक पहुंच पाई है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा उद्देश्य साफ है कि हम भारत के लोगों को अपने संविधान को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए
और जो संविधान में हमें अधिकार प्राप्त हैं उनको हमें लेना चाहिए। हम पढ़ेंगे तभी पता चलेगा कि कौन सा अधिकार हमको मिला है और वो कितना हमें प्राप्त हुआ है, कितना नहीं प्राप्त हुआ है। तो जब हमें पता चलेगा कि ये अधिकार हमको इतना नहीं प्राप्त हुआ है तो उसके लिए हम संघर्ष शुरू करेंगे, उसके लिए हम आवाज उठाना शुरू करेंगे, उसके लिए हम सरकारें बनाना और बिगाड़ना शुरू करेंगे। तो कानून नियम हमारे आपके घर में नहीं बनते, संसद में बनते हैं। हमें संसद में ऐसे लोगों को भेजना पड़ेगा जो लोग संविधान का पालन करें, संविधान को लागू करें और भारत के सभी नागरिकों का कल्याण हो, सभी नागरिक संपन्न और सम्मानजनक भारत में जिए। ऐसी कामना के साथ आप सभी लोगों ने हमारी बात को सुना, हमें बोलने का मौका दिया। आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु।